हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी केवीवाई की सेकंड लेक्चर है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चंस जो थे वो हमने डिस्कस कर लिया था। इस वर्कशीट का हम लोग 9th क्वेश्चन आज देखेंगे। तो 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि इन वन मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन मॉडल है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me is thought to be a uniformly charged spherical shell of radius r and total charge E whose electrostatic energy is equivalent to its mass me है ना, भाया E is equal to MEC स्क्वायर। जो आइंस्टाइन की हमारी थ्योरी है उसके हिसाब से उसकी इतनी एनर्जी है। तो R बताइए कितना होगा। मतलब ये हमारा एक स्फेरिकल शेल है ना रेडियस R का, तो उस R की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शंस जो है बच्चों इसके 10 to the power -15, -13, -11 और 10 to the power -35 है। तो बेसिकली आपको एक रफली 10 to the power ऑर्डर निकालना बेसिकली आपको, है ना, 10 to the power कितना आएगा आंसर में। तो सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों। देखो, अगर जैसे हम लोग इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करें तो एक स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अगर हम लोग देखें बच्चों तो कितनी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ शेल, ये होता है बच्चों हमारा कितना, 2kq² अपॉन r, सॉरी kq² अपॉन 2r, यही होता है ना, kq² अपॉन 2r। बताया था मैंने आपको। जैसे हमारा किसी टाइम पे q चार्ज ले लीजिए, dq चार्ज लेके आओ, dq चार्ज लेने में वर्क डन कितना होगा, v dq। ऑलरेडी q चार्ज है तो v कितना हो जाएगा, kq/r dq। इंटीग्रेट कर दो इसको, 0 से लेके टोटल चार्ज कैपिटल Q कितना आ गया, ये kq² अपॉन 2r, है ना। तो हमारा सेल्फ एनर्जी इसकी कितनी होती है बच्चों, kq²/2r। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है हमारा आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से जो me × c² होता है उसके बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे और r निकाल लेंगे। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। तो k की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9 × 10⁹। q, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन 2 × r इक्वल टू me, कितना होता है मास का इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 × c का स्क्वायर, यानी 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, r को उधर भेज दो, बाकी सब इधर लेके आ जाओ। तो ये कितना हो गया, 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 1.6 कितना होगा बच्चों, 2.56, राइट। 2.56 × 10⁻38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, 3 × 3 9, 10⁻16 इज इक्वल टू r, है ना। तो ये आ गया बच्चों हमारा r। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो 9 से हमारा ये कैंसिल हो गया, या फिर इसको तो रहने दो, उसी को 9 जब है ही तो इसे कैंसिल करो। अप्रोक्सीमेटली निकालना है ना, तो बस ऑर्डर निकालना है, तो वैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, इस पूरे सारे 10⁻9 ये सबको सॉल्व कर दो। तो इसको मैंने हटाया यानी यहाँ प्लस करूंगा, इसको हटाया यानी यहाँ -16 करूंगा, इसको हटाया यानी यहाँ मैं +31 करूंगा। तो ये सारे 10 वाले कैंसिल आउट हो गए। नीचे क्या बच गया है, 2.56 अपॉन 2 × 9.1, है ना। तो बेसिकली यहाँ अगर मैं लिखूं r को तो बच्चों r कितना आ जाएगा हमारा, 2.56 अपॉन 2 × 9.8, 18.2 इंटू 10⁻38 प्लस 9 कितना हो गया, -29 और -29 और +31। तो बच्चों ये हो गया हमारा +2 और -16 14, तो 10⁻14। इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, इसको यहाँ पे अगर हमने यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ रख दिया तो कितना हो जाएगा, 10⁻15 और 25.6 अपॉन 18.2 क्या होगा, ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1.187 1.4 के आसपास समथिंग आएगा, 1.4 × 10⁻15 अप्रोक्सीमेटली 1.4 के आसपास आ जाएगा। बच्चों हमारा ऑर्डर क्या आ गया, 10⁻15। तो ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था 10⁻15, तो ये हमारा आंसर हो गया। काफी सिंपल प्रॉब्लम में क्या करना है, सेल्फ एनर्जी को E = mc² से इक्वेट कराया, r के लिए सॉल्व किया
एंड वी गॉट एन आंसर। ऑलराइट, चलिए तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये हमारा 2012 में पूछा गया प्रॉब्लम है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तीन मेटेलिक स्फेयर्स हैं, तीन मेटेलिक स्फेयर्स हैं, तीनों की रेडियस दी हुई है ए बी एंड सी, है ना। ए बी सी तीनों के रेडियस हैं, आपको दिख रहा है कि सी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। और कहा गया है कि ए एंड बी आर कनेक्टेड, ए और बी को जो है हमने कनेक्ट कर दिया है। और अब आपसे ये पूछा गया और ये भी दिया गया है कि सी को जो है अर्थ किया गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि बताइए अगर इस बी, ये जो बी है हमारा, जो ये मेटेलिक स्फीयर है ना, ये वाला मेटेलिक स्फीयर, इस पे अगर हमने पोटेंशियल जो है भी से इसका पोटेंशियल रेज कर दिया, हमने अगर इसका पोटेंशियल भी से रेज कर दिया तो चार्ज कितना होगा मेटेलिक स्फीयर सी पे, है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें ये बहुत ही ट्रिकी है, आपको इसमें सोचना है कि जैसे आप इसको और भी तरीके से कोशिश करोगे करने का, पोटेंशियल बैलेंस करके वैसे करने का, है ना, तो मे भी हो भी जाएगा, ठीक है, होगा भी तो काफी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद होगी। वैसे अगर आपको सॉल्व करना है तो कितना सिंपल, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल है भी, ऑलराइट, और यहाँ पे जो है बच्चों होगा हमारा कितना, अर्थ किया कर दिया तो पोटेंशियल 0, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा कितना भी। और अगर हम इसको और इसको देखो, ये तो हमारा इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो ये तो हमारा जो है स्फीयर, तो इन दोनों के बीच का तो कुछ हमारा कोई कैपेसिटर बनेगा नहीं, लेकिन ये और ये, इनके और इनके बीच एक कैपेसिटर बन सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर हमने पढ़ा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक कैपेसिटर मान के सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर हम इन दोनों को कैपेसिटर माने तो ये हमारा एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस के लिए हमने पढ़ा हुआ था, क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। कैपेसिटेंस हमने पढ़ा हुआ है स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो 1 बाई R1 क्या है हमारा, जो इनर वाला होता है, जो हमारा छोटा स्फीयर होता है उसकी रेडियस R1 होती है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें इस R1 R2 को B और C से, तो हमारा C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा बच्चों हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई B माइनस 1 बाई C। सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा बच्चों, BC हो जाएगा एलसीएम, यहाँ आ गया C माइनस B और ऊपर हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, BC आ गया हमारा ऊपर, तो हमारा कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC डिवाइडेड बाई C माइनस B। भी आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, भी, ठीक है ना। तो अब आप Q निकाल दीजिए, तो Q क्या होता है, C इंटू डेल्टा V। तो Q कितना आ गया बच्चों बताओ, V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन C माइनस B, ये हमारा चार्ज आ गया। तो ये हमारा चार्ज आ गया किस पे, तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे पोटेंशियल आपने रेज किया ना, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इसका ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज C पे आएगा, है ना। C पे हमारी कैसी चार्ज आएगी, नेगेटिव, पोटेंशियल तो हमने इसका रेज किया है, तो इस पे तो पॉजिटिव आएगा ही, तो इस पे नेगेटिव आना चाहिए, तो इस पे नेगेटिव आना चाहिए, मतलब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस Q। C पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस Q, यानी कि माइनस V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन C माइनस B। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम देखिए आप, तो इसमें ये हमारा जो है कितना नंबर 11 हो गया ना, ये 9 10 11, यस, ये बच्चों हमारा 2013 में पूछा गया है। 2013 में पूछा गया था, देखो क्या पूछा था कि हमारा ये जो है एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है ना, मेटेलिक स्फीयर है, शेल है, इसकी थिकनेस दी हुई है, अंदर हमारा ये स्पेस खाली है, ठीक है ना, कैविटी है। अभी आपको क्या कहा गया कि यहां से सेंटर से इसकी जो हमारा ये जो इनर वाला रेडियस है वो R है, आउटर रेडियस 2R है। आपको कहा गया कि यहाँ सेंटर से R/2 डिस्टेंस पे एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और एक Q चार्ज है ना रखा गया है, टेस्ट चार्ज Q हमारा रखा हुआ है इस चार्ज से 2R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे, और ये जो हमारा स्फीयर है इसके आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया गया है। तो पूछा गया है इस पे फोर्स बताओ। बच्चों इससे फोर्स कितना होगा हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ तो हमारा Q होगा, तो इंडक्शन होगा, चार्जेज का हमारा इंडक्शन होगा, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा Q हो गया
और यहाँ पे हमारा इसके हिसाब से कुछ इंडक्शन होगा। अब चूंकि हमारा ये सेंटर पे होता तो इक्वल हमारा इंडक्शन होता, लेकिन ये तो हमारा सेंटर पे है नहीं, थोड़ा सा सेंटर से दूर है, तो हमारा हालांकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इंडक्शन का, लेकिन जो भी होगा हमारा इस पे नेट चार्ज जो आएगा इसके अंदर हमारा यहाँ पे कुछ चार्ज हमारा आ जाएगा, उसकी वैल्यू हमारी नेट होगी, टोटल हम मिला के देखेंगे तो वो -Q। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारा टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, वो चार्ज बाहर अपीयर होगा, वो चार्ज बाहर यहाँ पे अपीयर होगा। तो जैसे ही वो यहाँ बाहर अपीयर होगा वो क्या होगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। जैसे हमारा ये चार्ज मान लीजिए बाहर अपीयर हुआ, वो क्या हो गया, अर्थ पे हमारा एंड अर्थ की ओर फ्लो कर जाएगा। तो बेसिकली ये जो हमारा चार्ज है वो आइसोलेटेड है, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो इससे फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, है ना। तो बेसिकली हमारा जो इससे फोर्स हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कितना, 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। और आपका देखो बिना कुछ लिखे, बिना कुछ डिराइव किए, फॉर्मूला अप्लाई किए, कॉन्सेप्ट से, थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है, देख के लग रहा होगा कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लगेगी, हम इसको करेंगे ऐसे, कुछ जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। सिंपली इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया कॉन्सेप्ट यूज करके, और हमने देख लिया कि जो हमारा फोर्स आ गया बच्चों वो कितना हो गया, 0। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बच्चों ये प्रॉब्लम देखो, इसमें हमारा क्या कह रहा है कि कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को हमारा प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से, और जब ये बाहर निकलता है यहां से, जब ये हमारा ये बाहर निकलता है ना, जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इस कैपेसिटर से, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आपको ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यू हैव टू नेग्लेक्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। तो अभी आपको ये कहा गया कि अगर हमारा u डबल कर दिया जाए तो इस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। इनिशियली हमें tan थीटा की वैल्यू 0.4 गिवन है। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, कैपेसिटर प्लेट के अंदर एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली। जब ये बाहर निकलता है कैपेसिटर से तो ये थीटा से डेविएट हो गया है, और थीटा की वैल्यू दी हुई है tan थीटा इज इक्वल टू 0.4। अगर हमने u को डबल कर दिया तो बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो प्लेट का सेपरेशन है ना, इसको मैं d ले लेता हूँ। इसको मैंने कितना ले लिया, d, ठीक है ना। और ये जो प्लेट की लेंथ है इसको मैं l ले लेता हूँ। अब बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की, तो अगर ये यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और कैपेसिटर प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहती है ना। कैपेसिटर प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, है ना। तो हमारा जो Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम ही होगा, तो हमारा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की ओर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसा होता है, -EE, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लगा है और ये इसको इधर लेके चला गया है। बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, जैसे मैं इसको कह लेता हूं x एक्सिस और इसको कह लेता हूं मैं y एक्सिस, तो आप यहाँ पे पहले चलो x एक्सिस से डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग x एक्सिस आप क्या लिख सकते हो कि L इज इक्वल टू, लेट्स से इसको यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा है, इसको यहां से यहां तक जाने में t टाइम लगा है, ठीक है। तो आपका वो t कितना हो जाएगा, तो आपका t हो जाएगा L बाई यू। क्यों, क्योंकि एक्सलरेशन x डायरेक्शन में तो कोई एक्सलरेशन है नहीं, एक्सलरेशन जो आएगा हमारा y डायरेक्शन के लॉन्ग आएगा। तो हमारा सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया हमने, एक्सलरेशन तो हमारी है ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा x डायरेक्शन के लॉन्ग, तो हमारा ये टाइम आ गया। अब आप इसको डिस्कस कर लो अलोंग y एक्सिस। बच्चों अलोंग y एक्सिस डिस्कस करेंगे हमारा, तो हमें t तो मिल ही गया है, तो हमारा इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, तो अलोंग y एक्सिस हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 0, है ना। और टाइम कितना है बच्चों, L बाई यू, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, एक्सलरेशन भी लिख लीजिए कितनी है, एक्सलरेशन आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्सलरेशन होती है हमारी फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, E,
इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले लिया इन दोनों के इन प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, मैंने उसको कैपिटल ई ले लिया, तो ई बाई एम। तो वी वाई कितना हो जाएगा, यू प्लस ए टी, तो 0 प्लस ए टी, यानी ई बाई एम इंटू एल बाई यू। ये आ गया क्या बच्चों हमारा वी वाई, ये आ गया हमारा वी वाई। अभी अगर आप यहाँ पे tan थीटा देखो तो tan थीटा हमारा होगा क्या, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। और अगर वी एक्स देखो बच्चों तो वी एक्स तो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कांस्टेंट ही रहेगा, और वो हमें कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। तो वी वाई कितना है बच्चों, ई बाई एम एल बाई यू डिवाइडेड बाई वी एक्स डिवाइडेड बाई यू। तो ये हमारा u ऊपर जाके इंटू 1 बाई यू हो जाएगा, यानी ये हमारा यू स्क्वायर। तो बच्चों tan थीटा की जो वैल्यू आ गई ना, tan थीटा की जो वैल्यू आ गई ना, कितनी आ गई, ई बाई एम एल यू का स्क्वायर। और ये कितना दिया हुआ 0.4, ये कितना दिया हुआ है 0.4। अभी आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर u को डबल कर दिया गया, u को डबल कर दिया बच्चों, तो अब हमारा tan थीटा डैश यानी ई बाई एल एम इंटू 2u का स्क्वायर, यानी कितना है बच्चों 4u स्क्वायर, यानी 0.4 बाई 4। वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1। तो अगर हमारा स्पीड डबल कर दिया गया तो जिस एंगल से निकलेगा उस टाइम हमारी tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो हो जाएगी कितनी 0.1, है ना। काफी सिंपल सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का यूज है, और हम इस फैक्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इस फैक्ट का यूज किया कि कैपेसिटर प्लेट के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। हम लोग उस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम बात करें तो ये हमारी 2014 की प्रॉब्लम थी, ये हमारा 2014 का प्रॉब्लम था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बच्चों ये प्रॉब्लम देखते हैं, 2014 का प्रॉब्लम है ये भी। इसमें कहा जा रहा है कि हमारा एक चार्ज स्फेरिकल शेल है जिसपे यूनिफॉर्मली हमारा प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। प्लस क्यू चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली इस स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका सेंटर जो है इस स्फेयर का वो हमारा ओरिजिन पे है। आपसे ये कहा गया कि दो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू को बहुत दूर यानी कि इंफिनिटी से इन दोनों पॉइंट्स पे लेके आया गया, प्लस ए बाई माइनस ए बाई 2,0 एंड प्लस ए बाई 2,0। प्लस क्यू को यहां लेके आए और माइनस क्यू को यहां लेके आए। बोला गया कि इसको हमारा जो है वर्क डन कितना हुआ, कब पूछा गया कि हमारा वर्क डन जो है वो कितना हुआ। तो बच्चों वर्क डन अगर हम लोग इसकी वर्क डन की बात करें तो जैसे लेट्स से कि जब हमने प्लस क्यू चार्ज को जब हम लेके आए, जब हम प्लस क्यू चार्ज को लेके आए तो हम लेट्स से पहले हम लोग प्लस क्यू चार्ज को लेके आए, माइनस क्यू हमारा अभी तक नहीं आया है, तो हम लोग जो है पहले प्लस क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज जो हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो बच्चों यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, अंदर तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहती है, तो यहां से अंदर ले जाने में हमें कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहां तक लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा। तो इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल होता है कितना के क्यू बाई, इसकी रेडियस हमें दी हुई है r, इसकी रेडियस हमें दी हुई है r, और हमें ये भी कहा गया है कि a जो है ना वो r से छोटा है, ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसकी रेडियस हमें r दी हुई है और a हमारा r से छोटा है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बच्चों अब हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोटेंशियल कितना हो गया के क्यू बाई आर, यहाँ पे भी वही, अंदर पे भी वही, थ्रू आउट मतलब पूरा स्फेयर पे और स्फेयर के अंदर इस शेल हॉलो स्फेयर, इस हॉलो स्फेयर या शेल के सरफेस पे या फिर अंदर सारा हमारा पोटेंशियल यही रहता है के क्यू बाई आर। तो हम जब इसको यहाँ पे लेके आए तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ा के क्यू बाई आर, ठीक है ना। जब मैं इसको लेके आया तब चलिए ये आ गया, इतना वर्क डन कर लिया, इसको लेके आइए, इसको लेके आइए। अब जब आप इसको लेके आओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जब आप इसको लेके आओगे बच्चों तो आप देखो कि सबसे पहले तो वर्क डन अब जो है पोटेंशियल डेवलप जो होगा वो इस पॉइंट पे दो, अब ये भी चार्ज आ गया ना, तो अब इसकी वजह से भी पोटेंशियल हमारा जो है डेवलप होगा, और साथ ही साथ इस पूरे स्फेयर की वजह से भी हमारा पोटेंशियल, इस शेल की वजह से भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेवलप होगा।
तो बच्चों अब अगर आप इसकी वजह से देखो तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे, तो वो हो जाएगा हमारा के क्यू बाई आर। इसकी वजह से इतना पोटेंशियल, इस प्लस की वजह से कितना पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा बच्चों के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, W इज इक्वल टू जी क्यू। तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल ये तो था नहीं, बस ये था, और पूरे स्फीयर की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल था के क्यू बाई आर, और मैंने क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क डन निकल दिया इसको लेके आने में। इसको लेके आने के लिए मैंने वही किया, भी निकाल लिया, यहाँ पे देखो हमारा इतना भी आ गया। अब आप W निकाल लो, तो W कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस क्यू इंटू भी, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, तो हमारा कितना हो गया, माइनस क्यू के क्यू बाई आर प्लस सॉरी माइनस के क्यू स्क्वायर, है ना, अपॉन ए, ठीक है ना। चलिए अब हमारा ये हो गया वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन नेट कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, दोनों को आप ऐड कर दो, तो आप ऐड करो, ये देखो माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, ये तो कैंसिल हो गया ना, हमारा नेट वर्क डन कितना हो गया बच्चों, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है। दोनों हमने क्या किया, इक्वल टू पी क्यू का यूज किया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हमने पॉइंट की वजह से, और शेल की वजह से उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, नेट चार्ज के लिए दोनों वर्क डन को ऐड कर दिया, और हमारा यहाँ पे नेट वर्क डन आ गया है। ठीक है, चलिए काफी आसान प्रॉब्लम था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ये हमारा 2014 का प्रॉब्लम था, ये भी 2014 में पूछा गया था कि ये भी करते हैं, ये हमारा 2014 का है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आप नोटिस कर रहे हो बीच में एक क्वेश्चन छूटा हुआ है ना, एक क्वेश्चन छूट गया है, क्योंकि आई थिंक इसमें वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन आ गया, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो वो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उसको भी मैं सॉल्व कर लूंगा, पहले आप ये देख लो। तो बच्चों ये हमारा कह रहा है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्शन हो रखा है सर्किट का, आपको बताना है चार्जेस स्टोर्ड इन द 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट व्हेन करंट बिकम्स स्टेडी, ऐसा लिखा हुआ था, मतलब इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारे ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे, ओपन सर्किट की तरह, है ना। आपको निकालना है कि इस केस में कितना एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर्स पे, एनर्जी नहीं सॉरी चार्जेज, चार्जेज कितने स्टोर होंगे, सॉरी। तो चार्जेज क्या होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू CV होता है ना हमारा, Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो हमें C तो पता ही है 1, इसका 2, अगर हमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, अगर हमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, तो हम Q इक्वल टू CV यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली फाइंड आउट करना है इस रजिस्टर के क्रॉस। तो चलिए करते हैं। तो देखो इसमें तो करंट फ्लो होगा नहीं ना, इसमें तो हमारा करंट फ्लो होगा नहीं, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल वही होगा जो इस 4 किलो ओम वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम लोग 4 किलो ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो स्टेडी स्टेट में हमारा ये दोनों तो यूजलेस हो गया 4 किलो ओम, और ये भी हमारा 4 किलो ओम, ये दोनों हमारा यूजलेस हो गया। और हमारा यहाँ पे देखें अगर हम लोग, तो 2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा I इंटू आर। आई कितना होगा बच्चों, 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 किलो ओम इंटू 2 किलो ओम, और ये आ गया हमारा कितना 4 वोल्ट। मतलब इसके क्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 4 वोल्ट, मतलब कैपेसिटर्स के क्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 4 वोल्ट। तो इसके क्रॉस कितना चार्ज स्टोर होगा बच्चों, 1 माइक्रोफैराड के क्रॉस हमारा चार्ज स्टोर हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV 1 इंटू 4 माइक्रो कूलम, और इसके क्रॉस इसमें हमारा कितना स्टोर हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 यानी बेसिकली 8 माइक्रो कूलम, है ना। काफी सिंपल प्रॉब्लम। हमने क्या किया, स्टेडी स्टेट वाला रिजल्ट यूज किया, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करा दिया कैपेसिटर्स का, और उन दोनों रेजिस्टेंस को हमने देखा कि वो दोनों रेजिस्टेंस यूजलेस हो गए, करंट उसमें फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया ना 4 किलो ओम, एक ही कनेक्शन, इधर कनेक्शन है नहीं, तो करंट जाएगा कहाँ, तो करंट इधर फ्लो करेगा ही नहीं, करंट ऐसे निकलेगा 1 किलो 2 किलो में आ जाएगा, वापिस यहाँ पहुंच जाएगा।
तो इसका हमने यूज करके यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लिया, उस पोटेंशियल की हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें, Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले में Q निकल गया। ठीक है, चलो तो बच्चों ये कर लिया हमने। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों ये प्रॉब्लम देखते हैं 2015 एसपी में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि दो मेटल बॉल्स हैं, मास है M1 M2, दोनों पे चार्ज सेम है, और फिर हमने क्या किया, दोनों को हैंग कराया। तो हमने देखा कि M1 जो है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और M2 जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोनों को सेम पॉइंट हैंग किया गया है यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। दोनों का जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो सेम है। ये हमारा वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फिगर नहीं दिया हुआ था, फिगर मैंने ड्रॉ किया है। तो देखो बच्चों, फिगर हमारा ऐसा ही ड्रॉ होगा ना, ये इसके साथ 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है ना। और हमारा जैसे ये हमारा ऐसे दोनों हमारा सेम लेवल पे तो हो नहीं सकता, सेम लेवल पे हमारा हो नहीं सकता, सेम लेवल पे तब होते जब ये भी हमारा 30 डिग्री होता है ना। तो हमारा लेंथ बराबर है, तो ये थोड़ा हमारा ऊपर की ओर रहेगा। तो बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी इस पे, इस तरीके से होगी। और बच्चों अगर इस पे बात करें तो इस पे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, है ना। और दोनों पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के क्यू स्क्वायर अपॉन इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो हम उसको आप ले लो, डी ले लो, तो डी स्क्वायर। वो हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने इतना लिया, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, हम लोग इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, अभी बच्चों लेट्स से मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मैंने M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये हो गया मेरा Fe, और वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है मेरा M1G। देखो एक काम करते हैं हम लोग, हम ना इस पे इसके इसके क्रॉस, मतलब ये हमारा स्ट्रिंग हो गया ना, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो लाइन है ना वो हमारी स्ट्रिंग पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मेरे को, तो ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये L ये भी है, मतलब आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 30 और 60 90 हो रहा है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारा 45 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री। कोई डाउट नहीं यहां तक। चलो अभी मैं क्या करता हूं, मुझे ना इसके क्रॉस फोर्स निकालना है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है मतलब इसके अलोंग क्या होगा, फोर्सेज बैलेंस होंगे, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे है। तो मैं निकालता हूं। तो अभी अगर देखें हम लोग इसको बच्चों, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज कि ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है, राइट, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। अगर मैं इसको इधर बढ़ा दूं तो ये देख लो आप, ये कितना हो गया 30 डिग्री हो जाएगा ना। इसके साथ ये कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया बच्चों, इसकी बात करूं अगर मैं तो 60 डिग्री, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, हमारा ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है, ये 30 हो गया तो 60 हो गई। M1G है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, M1G cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा M1G cos 60 डिग्री इधर की ओर। ठीक है ना, चलिए अभी मैं क्या करता हूं, Fe, Fe ऐसे है, Fe का भी इधर एक कंपोनेंट होगा ना इसके अबाउट, Fe का एक इसके अबाउट कंपोनेंट होगा, तो Fe का जो इसके अबाउट कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये देखो आप, ये वाले रे को मैंने यहाँ पे आगे बढ़ाया हुआ है, इस वाले को ऐसे, ठीक है ना, इस वाले रे को मैंने यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ाया हुआ है, और ये वाला हमारा ये लाइन है, मतलब ये और ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब कितने हो गए बच्चों, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। Fe हमारा ऐसे लग रहा है, ये 45 डिग्री, और ये वाली जो लाइन है इससे परपेंडिकुलर है, यानी ये भी 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया बच्चों, इसके ये हमारा Fe का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना हो गया, Fe cos 45। तो बच्चों इधर हो गया हमारा कितना, Fe cos 45 डिग्री, और ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, कर दो बराबर, M1G cos 60 डिग्री इज इक्वल टू Fe cos 45 डिग्री। ठीक है, चलो
एक यहाँ से आ गया, सेम यहीं पे हम लोग यहाँ पे भी ये सब जो हमने यहाँ पे किया वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। 45 डिग्री है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे आगे की ओर थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, और फिर जो काम मैंने यहाँ पे किया था, क्या किया था, मैंने स्ट्रिंग पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी ना, सेम मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको हटाइए और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन में जो है मैं बच्चों में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे परपेंडिकुलर लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी, ये हमारा M2 था, तो नीचे हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लग जाएगा बच्चों M2G, और ये तो हमारा F ही है ही। ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ये हमारा M2G हो गया। ये 45 डिग्री बच्चों, ये 45 डिग्री है, तो आप देख सकते हो कि अगर ये हमारा 45 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये भी हमारा 45 डिग्री होगा, और ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 45 डिग्री। तो ये कितनी होगी, FE cos 45 डिग्री। चलो अब M2G का ये वाला कंपोनेंट निकालो, M2G का आप ये वाला कंपोनेंट निकालिए। तो ये देखो आप, ये आपका M2G है, यहां पे ये वाली लाइन ने इस वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया था, तो ये भी एंगल बनेगा 60 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारा, ये वाले अगर इसकी बात करें तो M2G cos 30 डिग्री, ये दोनों बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। तो यहाँ पे लिखिए M2G cos 30 डिग्री इज इक्वल टू FE cos 45 डिग्री। इक्वेट करा दो दोनों को, डिवाइड कर दीजिए, कैंसल आउट, ये G से G भी कैंसल आउट हो गया। M1 अपॉन M2 cos 30 उधर भेज दो, M1 अपॉन M2 राइट। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइड होगा हमारा 2 पर, √3 की वैल्यू कितने रहेगी बच्चों, 1.732 अप्रोक्सीमेटली 1.71। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में 1.71 ही दिया हुआ था, 1.71 था, 2 था, और भी कुछ था, है ना। लेकिन ज्यादा सबसे जो क्लोजेस्ट होगा 1.73 कौन होगा, 1.71। तो ये बच्चों हमारा हो गया आंसर, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फोर्स बैलेंस किया। अब देखो मैंने फोर्स बैलेंस, आप सोच सकते हो सर आपने यही डायरेक्शन क्यों सिलेक्ट किया, आपने यही डायरेक्शन क्यों सिलेक्ट किया। बच्चों मैंने इसलिए ये डायरेक्शन सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा ऐसे एक इसके अलोंग कंपोनेंट लेने से मुझे ये जो टेंशन है ना, टेंशन में कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, क्योंकि टेंशन एक अननोन है, टेंशन एक अननोन है, तो उसका कोई कंपोनेंट आएगा नहीं, मतलब कोई एक अननोन नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो हम उसके अलोंग नहीं लेते तो फिर हमारा टेंशन का भी कोई इसके अलावा बाकी कोई भी आप डायरेक्शन लेते हो, कोई भी लाइन के अलोंग अगर आप कंपोनेंट निकालोगे फोर्सेस का, तो टेंशन का भी एक कंपोनेंट आ ही जाएगा। तो हम एक एक्स्ट्रा अननोन क्यों इन्वॉल्व करें जब हमारा काम बिना इन्वॉल्व किए हो सकता है। तो काफी सिंपल सा था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बच्चों एक लास्ट जो वो मैंने बताया था आपको वर्क एनर्जी पावर वाला प्रॉब्लम जो गलती से आज इसमें आ गया रह रहा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, काफी आसान प्रॉब्लम है। चलिए तो हम लोग पहले उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कल में, और एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है, और इसकी पोटेंशियल दी हुई है V ऑफ R इज इक्वल टू KR, है ना, कांस्टेंट। आपसे पूछा गया है कि जो इसका रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब R टू द पावर 1/2, R टू द पावर, है ना, R टू द पावर 1/2, या फिर R टू द पावर 1, या फिर R का स्क्वायर, या फिर R का पावर 3/2, ऐसे ऑप्शंस हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बच्चों हमारा F क्या होता है, F की अगर हम बात करें तो हमारा F होता था माइनस ऑफ du अपॉन dr, है ना। अब ये इसकी पोटेंशियल दी हुई है, ये इसकी पोटेंशियल दी हुई है V ऑफ R, है ना। तो हमारा अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको डिफरेंशिएट करें अगर हम, तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, पोटेंशियल दिया हुआ है V ऑफ R इक्वल टू K ऑफ R, तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे लेट्स से मास से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, अगर हम यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर अगर हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो मास से करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो Q से करेंगे। तो हमें तो Q भी होगा तो कांस्टेंट ही होगा, मास भी होगा तो कांस्टेंट ही होगा, और वैसे भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज निकालनी है तो उतना हम नहीं सोचेंगे, सिंपली इसको m से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देते हैं। बच्चों कितना आ जाएगा फिर अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो m
के, है ना। मैंने क्या किया, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो माइनस एम के आ गया, फोर्स हमारा आ गया माइनस एम के, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सेंट्रल फोर्स जो है इस पे एक लग रहा है। तो बच्चों सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है, सेंट्रल फोर्स जो लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/r। कितनी, mv²/r, मैंने सेंट्रल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। m से m कैंसिल आउट, कितना आ गया बच्चों यहाँ पे v²। v² की बात करें यहाँ पे, अब डायरेक्शन देखो, ये हमारा इस तरफ है, r इधर था इसलिए माइनस साइन आया है, तो आप यहाँ पे भी माइनस साइन लेके दोनों कैंसिल आउट कर दो। v² बेसिकली आ गया बच्चों किसके बराबर, kr के बराबर, यानी v हो गया हमारा √kr, यानी v इज, इसको v इसको इतना ही रहने दो, √kr रहने दो। अब t क्या होता है बच्चों, तो 2πr/v, 2πr डिवाइडेड बाई √kr। तो ये 2π और रूट के तो कांस्टेंट रहेगा, √r ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा, ये रूट ऊपर जाएगा तो ये हमारा बस √r बच जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल करोगे ना, तो हमारा ऊपर में रूट चला जाएगा, √r हो जाएगा। बेसिकली t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1/2। आ गया हमारा आंसर, है ना। तो वर्क एनर्जी पावर वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया यहाँ पे, और फिर हमने उसको कंपेयर कर दिया। माइनस साइन का डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो आर हमारा यहाँ से अवे है, आर हमारा यहाँ से अवे है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ऐसा लगता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लिया। सॉल्व कर दिया, हमारा भी आ गया, भी की वैल्यू 2πr/v में पुट कर दी, और हमारा देखा हमने 2π कांस्टेंट है, √k भी कांस्टेंट है, हमारा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1/2। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हमने कुछ कितने टोटल आई थिंक 8 प्रॉब्लम्स किए, तो और हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अराउंड 13 प्रॉब्लम्स रह रहे हैं ना। तो कोशिश करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में या फिर 1 या 2 वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको भी फिनिश करें। तो ठीक है बच्चों, फिर अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में।